हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी लोगों का मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि मास्टर क्लासेस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है। समय है यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस का शाम 6:15 या तो 6:30 के बीच में आप सभी लोगों की क्लास स्टार्ट होती है यूजीसी नेट सोशल वर्क की। हालांकि आज की ये जो क्लास है ये पार्ट फर्स्ट है। 26 जून 2025 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उन्हीं प्रश्न पत्रों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। हर एक ऑप्शन का व्याख्या भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। साथ ही साथ आगामी परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो जाए। तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी सोशल वर्क की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो इसकी फ़ीस मात्र 2999 रुपीज़ में आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें सारी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें एवरीडे लाइव क्लासेस आप सभी लोगों को दी जा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोगों को दी जा रही हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और एवरी सैटरडे मैं आप लोगों का लगभग 15 to 30 मिनट डाउट सेशन भी रखता हूं। यदि किसी भी बच्चे के मन में किसी भी प्रकार को लेकर किसी भी प्रश्न को या टॉपिक को लेकर डाउट है तो उस डाउट को मैं सैटरडे क्लियर करता हूं। बाकी पर डे के आधार पर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप लोगों का डाउट वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को मात्र 2,999 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप अधिक जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो। हालांकि हम आज बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए 26 जून 2025 का विगत समय का ये प्रश्न पत्र है। इन्हीं प्रश्न पत्रों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पत्र से आगामी परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप सभी लोग, ताकि आप लोग समझ सकें कि यूजीसी नेट में सोशल वर्क का प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न कहता है नृजातीय अनुसंधान का मुख्य पक्ष निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये प्रश्न बना है। जब भी कभी आप लोगों से ये सवाल परीक्षा में पूछा जाए नहीं है, तो उस नंबर या उस अक्षर पर आप लोगों को क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, ताकि ये आपको जहन में रहे कि हमें पूछा गया हमसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एथनोग्राफिक एक रिसर्च है। उस रिसर्च के अंतर्गत एक प्रतिभागी प्रेक्षण होता है, दंत संकलन होता है और संदर्भगत समझ होता है। लेकिन नृजातीय अनुसंधान में अगर कोई मुख्य पक्ष नहीं है तो वो प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं है। इसे प्रतिदर्श नमूना भी कह सकते हो आप। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए, ये प्रश्न के बारे में थोड़ा सा सुनिए। देखिए, नृजातीय अनुसंधान में मुख्य रूप से प्रतिभागी प्रेक्षण का मतलब होता है पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। गहन दंत संकलन, यहाँ गहन दंत संकलन का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। दंत का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। और संदर्भगत समझ है ये, यानी ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। तो नृजातीय अनुसंधान ये मुख्य रूप से 3 बातों पर विशेष बल देता है। अब मान लीजिए आप शोधकर्ता हैं,
ठीक है, अपने आप को रखिए इस प्रश्न में कि मैं शोध करता हूं तो स्वयं, समूह या समाज के बीच जाकर उनके जीवन, उनके संस्कृति, उनके व्यवहार को निकट से समझने का प्रयास करूंगा मैं। और ये काम आपको भी करना चाहिए। आप जब भी किसी ग्रुप के साथ काम करें, समुदाय के साथ काम करें, समाज के साथ काम करें, तो उनके जीवन, उनके कल्चर, उनके बिहेवियर के निकट जाकर उनको समझने का प्रयास करें। और प्रतिदर्श, बेसिकली ये जो ऊपर पहला ऑप्शन दे रहा है प्रतिदर्श सर्वे, प्रतिदर्श सर्वे का मतलब होता है सांख्यिकी अनुसंधान पद्धति का यह हिस्सा है। सांख्यिकी का, अब नोट कर सकते हो, सांख्यिकी अनुसंधान पद्धति का हिस्सा है जो नृजातीय अनुसंधान का मुख्य पक्ष माना ही नहीं जाएगा, उसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ एक प्रतिभागी प्रेक्षण है। यह अनुसंधान मुख्य पक्ष के अलावा यह मुख्य उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में सवाल बने कि नृजातीय अनुसंधान का मुख्य उपकरण कौन सा है, तो प्रतिभागी प्रेक्षण लगाइएगा। ठीक है, वहाँ प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण भी मिल सकता है, सांख्यिकी विश्लेषण भी मिल सकता है, लेकिन आप विकल्प का चयन करिएगा प्रतिभागी प्रेक्षण। वहाँ पे नृजातीय अनुसंधान का मुख्य बेसिकली जो उद्देश्य होता है, जैसे मैंने कहा कि उसके जीवन, उसके व्यवहार, उसके निकट जाकर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं जब आप इस तरीके का बिहेव करते हैं। तो प्रतिभागी प्रेक्षण, दंत संकलन और संदर्भगत समझ पर जब आप बात करेंगे नृजातीय अनुसंधान के आधार पे, तो वहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं। ये तीनों विकल्प का मैं एक सारांश बता रहा हूँ। सांस्कृतिक संदर्भ को समझना, ठीक है, संदर्भ को समझना। अगर आपसे सवाल ये प्रश्न बनता है कि भाई नृजातीय अनुसंधान में डेटा संकलन का प्रमुख तरीका क्या हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर 3 को लेता हूं मैं, इस पे प्रश्न बनाता है प्रमुख तरीका क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं प्रतिभागी प्रेक्षण और साक्षात्कार करना होता है। भाई डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो आप जाहिर सी बात है पार्टिसिपेटर ऑब्जर्वेशन का पार्ट करेंगे, या तो आप इस डेटा कलेक्शन के लिए आप इंटरव्यू करेंगे। दो ही चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखें पॉइंट नंबर 3 को भी। नृजातीय अनुसंधान को अन्य अनुसंधान की पद्धति से, मतलब दूसरे से, ठीक है, नृजातीय अनुसंधान को अन्य अनुसंधान पद्धति से अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जानते हो कौन सा है? संदर्भगत समझ है। अलग करने के दृष्टिकोण से, अलग करने के दृष्टिकोण से, करने के दृष्टिकोण से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये तीनों जो नीचे का विकल्प दिया गया था, इन तीनों विकल्पों से एक एक प्रश्न बनाकर भी दिखा दिया आप लोगों को, इन केस अगर प्रश्न पूछा जाता है तो, और बाकी मैंने व्याख्या भी आप लोगों के सामने कर दिया है। यदि कोई प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप नोट करके रखिए, मैं क्लास के अंत में आपके डाउट लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न को केवल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। आप अपने स्क्रीन को जो है रोटेट कर लीजिए, फिर उसकी स्क्रीन को आपने जूम कर लीजिए। जब जूम कर लोगे ना तो साफ दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पर आ गया है, दूसरे नंबर का। समाज कार्य में सामाजिक क्रिया की निम्नलिखित अवस्थाओं को अवरोही क्रम में दर्शाना है, ठीक है। कौन से क्रम में दर्शाना है? अवरोही क्रम में दर्शाना है। अच्छा, अवरोही क्रम का मतलब सीधा सीधा होता है, मैं आपसे यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप देख लीजिए कि परीक्षा में कई बार आएगा ये। असेंडिंग ऑर्डर से हम लोग इसको बेसिकली डिनोट करते हैं, है ना। अब देखो आरोही असेंडिंग क्रम होता है, मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को सबसे छोटी संख्या, समझिए, सबसे छोटी संख्या से आप शुरू करोगे, यानी सबसे पहले से शुरू करोगे, और अंत में कौन आया है यानी सबसे बड़ी संख्या तक जाओगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, उसको आरोही क्रम कहेंगे। यूजीसी नेट बेसिकली इस बार जो प्रश्न पूछा ना, कुछ इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के सामने रखा था इस बार। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मेट जो है इसने बेसिकली फॉलो किया था। तो पहला पॉइंट जानते हो क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे पहले पॉइंट आएगा डी, यानी सामाजिक समस्या संबंधी वैज्ञानिक विश्लेषण और अनुसंधान। यूनिट नंबर 1 में मैंने ये एक बात बताया था आप लोगों को कि समाज कार्य बेसिकली क्या है,
समाज कार्य जब भी आप करें तो एक व्यवस्थित ढंग से, एक वैज्ञानिक तरीके से, एक पद्धति, तकनीकी, कौशल, प्रशिक्षण के माध्यम से ही करें। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दिया था आप लोगों को, तो हमेशा आप लोगों को यही रखना है। तो समाज कार्य में अगर आप सोशल एक्शन कर रहे हो तो सबसे पहला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। सबसे पहले सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ये विकल्प नंबर डी में दिया गया है, यानी पॉइंट नंबर डी में दिया गया है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उस समस्या के विभिन्न पक्षों पर जागरूकता फैलानी है। जैसे आपको कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया, अनुसंधान किया, तो प्रॉब्लम मिल गई, और प्रॉब्लम मिलने के बाद उस समस्या के विभिन्न जितने भी पक्ष मिलेंगे उन पक्षों के प्रति आपको जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और जागरूकता अगर आप देखिए तो पॉइंट नंबर बी में दिया गया है, यानी पहले नंबर पे डी, दूसरे नंबर पर बी। और इसके बाद लोगों को संगठित करके हस्तक्षेप करने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करके लोगों को तैयार करना पड़ेगा, यानी आप समन्वित और निर्देशित हस्तक्षेप हेतु लोगों को संगठित करना पड़ेगा, यानी ए। और लास्ट में आपका बन जाता है यहाँ पे अंत में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियां विकसित करनी पड़ती है, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियां विकसित करना, ये पॉइंट नंबर आपका लास्ट में बन जाएगा। तो सामाजिक क्रिया की अवस्थाएं बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। अब अवस्थाओं को किस तरीके से विभिन्न क्रम में दर्शाया है ये चीज आप देख सकते हो। और सामाजिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन या तो न्याय, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सामाजिक क्रिया का सबसे पहला चरण कोई बताना चाहेगा? कोई बच्चा है? सामाजिक क्रिया अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहला चरण का नाम क्या है? प्लीज अगर किसी बच्चे को पता है तो अपनी बातों को रख सकता है इस समय, बोलो। जागरूकता पैदा करना। नो मैडम, समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन। समस्या का क्या होगा? वैज्ञानिक अध्ययन। समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन ये पहला चरण है मैडम, नोट कर लो कॉपी पर, ठीक है। और मुझे लगा था कि आप सब लोग बता भी देंगे, लेकिन नहीं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सामाजिक क्रिया का संबंध किस प्रकार की समस्याओं से होता है? तो सामाजिक अन्याय और असमानता से संबंधित होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, सामाजिक क्रिया किसके द्वारा समाज कार्य की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया? किसने सामाजिक क्रिया को पद्धति कहा? उस विद्वान का नाम जानते हो क्या? यस या नो बता सकते हो? सामाजिक क्रिया किसके द्वारा समाज कार्य की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो नाम नोट कर लीजिए, सॉल एलेंस्की, बहुत फेमस नाम सामाजिक क्रिया की। सॉल एलेंस्की का नाम आप भूलिएगा मत। सॉल एलेंस्की बहुत ही फेमस पर्सन है जिसने सामाजिक क्रिया की पद्धति के नाम से रिप्रेजेंट किया है। और सामाजिक क्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? रणनीति विकसित करना और लक्ष्य प्राप्त करना अंतिम चरण होता है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 52 से आप लोगों के सामने कुछ प्रश्नों के बारे में भी बता दिया। इन केस यदि प्रश्न बनता है तो अंतिम चरण पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए समाज कार्य की पद्धति किसने प्रस्तुत किया, ये प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछेगा सामाजिक क्रिया का संबंध किस प्रकार की समस्या से होता है, तो सामाजिक अन्याय और असमानता से होता है। पूछेगा पहला चरण बताइए, तो समस्या का वैज्ञानिक पद्धति बताइएगा आप लोग। और आपसे अगर पूछता है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सामाजिक परिवर्तन और न्याय बताइएगा। बाकी ये प्रश्न के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और सही विकल्प के रूप में अगर आपसे बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 गया है। क्या आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे हैं इस समय? बताइए। जी सर। समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं आगे। देखो ये तो बेसिकली जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बेसिकली अभी करवाया नहीं, क्योंकि सामाजिक क्रिया अभी हुई नहीं है और ना ही नृजातीय अनुसंधान हुआ था। मैंने दूसरा पहला प्रश्न, वो ये सब होंगे, आप निश्चिंत रहें। जो चीज़ें अभी मैंने करवा चुका हूँ आगे प्रश्न में मिलेंगे, आप देखेंगे इसमें, इसी पे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 53 नंबर का सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल कहता है आलोचनात्मक चिंतन का बेसिकली अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अंडरलाइन करना मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें 4 विकल्प हैं, क्या आप अपनी राय व्यक्त करना चाहोगे थोड़ा बहुत? सर सी होगा, असंरचित समस्याओं के लिए एकमात्र अभिकथन पर आश्रित। ओके, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी असंरचित समस्याओं के लिए एकमात्र अभिकथन पर आश्रित, ये नहीं है। बाकी आपका मानना है कि आलोचनात्मक चिंतन का अभिलक्षण वस्तुनिष्ठता के प्रति कार्य करना, ये अभिलक्षण उसके हैं। लक्षण का, अभिलक्षण का मतलब फीचर होता है ना, फीचर होता है इसका मतलब।
विकल्पों की खोज करना भी है और मानव व्यवहार के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की महत्व को समझना होता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 पॉजिटिव पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पॉजिटिव पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन आपसे अगर बात किया जाए पॉइंट नंबर 3 तो कहता है असंरचित समस्या के लिए एकमात्र ऑप्शन, केवल विकल्प और हमेशा वाला विकल्प। हमेशा जहाँ पे इस तरीके के शब्द लिखे मिलते हैं ये हमेशा हमेशा गलत होते हैं। ये ट्रिक अपने कॉपी पर राइट साइड पर लिख लीजिए, ठीक है। ये 3 शब्द एकमात्र, केवल, हमेशा वाला, ये हमेशा गलत होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का भाव, ये जो आलोचनात्मक चिंतन है, इस आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, यानी मतलब ऑब्जेक्टिव पर आधारित होता है, एक्सप्लोनेशन जो है एक्सप्लोनेशंस पर आधारित होता है और अल्टरनेटिव की क्रियाओं पर बात करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की समझ पर भी बात करता है। तो मेरा कहने का भाव सिंपल है यहाँ पर कि यदि इन केस आप लोगों से यहाँ से अगर कोई और प्रश्न बनता है तो किस तरीके से बनेगा, कहेगा आलोचनात्मक चिंतन का मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका मतलब है आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है तर्क और प्रमाण, तर्क और प्रमाण के आधार पर कोई निर्णय लेना। अगर आप तर्क और कोई प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप आलोचना कर रहे हैं, और ये बात सत्य है। आलोचनाओं की जो विशेषताएं होती हैं वो वस्तुनिष्ठता होती है, कभी व्यक्तिनिष्ठता पर बाल नहीं देता, बात नहीं करता, वो केवल वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। आलोचनात्मक चिंतन में क्या आवश्यक है, आलोचनात्मक चिंतन में आवश्यक है विकल्पों की खोज करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक चिंतन किससे संबंधित हो सकता है, आलोचनात्मक चिंतन तार्किक विश्लेषण और मूल्यांकन से संबंधित हो सकता है। जैसे मैंने कोई बात अभी आप लोगों से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अब बाद में 2-4 बच्चे मिलकर आपस में मेरी बातों को लेकर आलोचना कर रहे हो, यानी आप आपस में तर्क वितर्क दे रहे हो, ठीक है। प्रमाण, लेकिन आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए, ठीक है। प्रमाण के साथ आप मुझे तर्क दे रहे हो, तो आप मेरा वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे द्वारा बताए गए बातों का आप विश्लेषण कर रहे हो तार्किक तरीके से, और मेरा मूल्यांकन भी कर रहे हो आप सही तरीके से। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहलाती है आलोचनात्मक चिंतन। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो असंरचित समस्याओं के लिए एकमात्र अभिकथन पर आश्रित होना, ये बेसिकली आलोचनात्मक चिंतन का अभिलक्षण नहीं कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा विकल्प नंबर 3 आपका सही जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे सामने आता है, सवाल बहुत ही आसान है। कहता है कि सूची के माध्यम से, सूची का मतलब होता है एक प्रकार से सम्मिलित करना। ये प्रश्न भी आसान है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 17, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप लोग IMP करके रखिएगा। अब मेरी बात को सुनिए, आर्टिकल जो 330 है ये कहता है लोकसभा में, ठीक है, ये सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षण सीटों के बारे में आरक्षण देने की बात की गई है। जैसे कि अगर देखा जाए जो यहाँ पे 4 वाला पॉइंट मैच हो रहा है पहले का, वो पॉइंट आपका सही जाएगा। अगर 332 की बात मैं करता तो 332 में राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण। तो देखिए लोकसभा में 330 है और राज्यसभा में आपका बन जाता है यहाँ पर दूसरा, ठीक है, यहाँ पर 332। याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों बातें, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि मैच हो रहा है सामने सामने यानी तीसरा। और अनुच्छेद 17 के बारे में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध भी करता है, यानी आपका ये बन जाएगा पहला। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या बातें आपको क्लियर हुई होगी, बताइए क्या बातें आपको क्लियर हुई हैं? जी सर। जी सर, जी सर।
बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने अगला प्रश्न, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात। सर राज्यसभा का 6 वर्ष बताए हैं, राज्यसभा का। हाँ जी, राज्यसभा का 6 वर्ष। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा में बेसिकली अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता से जो निर्वाचित होता है वो विधानसभा से होता है, इसलिए 5 साल होता है वो। अब प्रशासन की चिन्हित अवस्थाओं को निम्नलिखित में से प्रमुख कार्यों को आरोही क्रम, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आरोही का मतलब बता चुका हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, ये बातें दर्शाई गई हैं। अब प्रशासन की चिन्हित अवस्थाओं के प्रमुख कार्यों को आरोही क्रम में अगर दर्शाना है आपको, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कॉपी पर एक शब्द लिखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑर्डर परीक्षा के लिए सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आजकल मेडिकल सोशल वर्क की कई जगह वैकेंसी निकाली जा रही है, तो उनमें भी इस तरीके के सवाल बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ना योजना का विकास करिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, योजना का विकास करेंगे। योजना का विकास का मतलब जानते हो क्या होता है? सबसे पहले उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण करना होता है। योजना का विकास का मतलब यही होता है, सबसे पहले उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बनती। यहाँ आपसे मैं कहूँ विभागीकरण करना। विभागीकरण करना, विभागीकरण का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा करना या संगठन का निर्माण करना, जैसे कि पॉइंट नंबर यहाँ पे डी वाला रिप्रेजेंट करेगा। देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे सामने आता है भर्ती यानी नियुक्ति आती है। भर्ती नियुक्ति का मतलब होता है आवश्यक जनशक्तियों की उपलब्धता। ठीक है, आवश्यक जनशक्ति की उपलब्धता, यानी आप यहाँ पर बी को रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो फिर आपका आता है ई वाला पॉइंट। ई वाले में दिया गया है समन्वय। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी सभी कार्यों का तालमेल और एकीकरण होना भी ज़रूरी है। और लास्ट में आपका बन जाता है यहाँ पर बजट की तैयारी, लास्ट में यानी सी। ठीक है, तो बेसिकली सी का मतलब है कि योजनाओं के अनुसार संसाधनों का अनुमान लगाना और वित्तीय की व्यवस्था करना, ये बातें बनती है। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट आयोग ने बेसिकली इस तरीके के शब्दों को प्रस्तुत किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑर्डर इसी तरीके का आपको डिफाइन करना होगा। पहले पे योजना का विकास, दूसरे पे आपका होगा विभागीकरण, तीसरे पे होगा आपका भर्ती, चौथे पे आपका हो जाएगा यहाँ पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशंस, और पांचवें यानी लास्ट पर हो जाएगा बजटिंग। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ये आपको पोस्ट कार्ड में जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले एक प्रशासन शब्द के बारे में मैं व्याख्या करूंगा, तो वहाँ पर इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ए डी बी ई सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यानी सी वाला विकल्प मैच हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे अगले, यानी निम्नलिखित में से, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें तो आपको एसडीजी को तो याद करके जाना पड़ेगा, और कम से कम मैं आपको बता दूं 10 तो आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अब इस सवाल में जो प्रश्न बनाया गया, एसडीजी शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सवाल बनाया गया। देखो एसडीजी की अगर मैं बात करता हूँ 12 को लेकर, तो 12 कहता है सतत खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन में इस तरीके के शब्द नहीं लिखा गया कि भाई खपत और उत्पादन पैटर्न। फिर उसके बाद 13 वाले की बात करता हूँ, जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात कहेगी, जो कि इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। 13 के बाद 14 स्किप है, यानी 15 दे दिया है। 15 में स्थल यानी लाइफ ऑन लैंड के बारे में, संरक्षण के बारे में बात हुई है, यानी 15 उसको दर्शाता है। बात करते हैं 16 को लेकर, तो शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थान को रिप्रेजेंट करता है, यानी विकल्प नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना यही चाहूँगा, नोट कर लीजिएगा कि यहाँ इस प्रश्न में जो ऑप्शन चूज़ किया गया है, हो सकता है ये प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है, तो इस पर फोकस ना करें। मेरे द्वारा बताए गए जिन प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूँ वो बातें आप ध्यान से सुनना है आपको। देखो एक चीज़ तो और मैं बता दूँ यहाँ पर, इससे क्या क्या सवाल बनते हैं। जैसे सवाल बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य कब अपनाया गया, तो आप सभी लोगों को बताना होगा वहाँ पे 2015 में अपनाया गया। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अगर आपसे पूछेगा कब अपनाया गया, तो 2000 आप वहाँ पे 7 बताइएगा, सॉरी 2000 बताइएगा। 2000 से लेकर 2015 तक चला था, फिर 2015 से लेकर इसको चलाया गया 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कुल कितने सतत विकास लक्ष्य रखे निर्धारित किए गए हैं, तो 17 रखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी का अंत किस में रखा गया है, गरीबी बहुत, नो पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो पॉवर्टी बताया गया है आपको एसडीजी फर्स्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। गुणवत्ता शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी का कौन से हिस्से में है, तो 4th में है, ये परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी की बात हुई है, लैंगिक समानता की बात हुई है। लैंगिक समानता कौन से गोल में रखा गया है, लैंगिक समानता 5वें गोल में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जलवायु यानी क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्यवाही, वो एसडीजी 13 में रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल इन्वायरमेंट को लेकर भी प्रश्न बना देता है, तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात अगर पूछेगा तो एसडीजी 6 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर मैंने अभी आपसे बात किया है, ये याद रखिएगा। इन केस हो सकता है दिसंबर 2025 में इस प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाए, ठीक सर है। स्वस्थ एक बार सर फिर से रिपीट कीजिएगा, स्वस्थ जल किसमें रखा गया? स्वस्थ स्वच्छ जल और स्वच्छता आपका एसडीजी 6 में रखा गया, मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ मैम, और दूसरी बात रिकॉर्डेड क्लास है ना, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, तो दोनों चीजें आप ध्यान में रख के लेके चलिए। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए तैयार हो, दूसरे सवाल की तरफ चल रहे, ध्यान से सुनो। समाज कार्य शिक्षा संबंधी, देखिए यहाँ पर प्रश्न बनाया गया, समाज कार्य शिक्षा संबंधी द्वितीय यूजीसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 बार वेरी वेरी लिख रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाज कार्य शिक्षा संबंधी द्वितीय यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरीक्षण समिति का गठन किस वर्ष में इसको बेसिकली अपनाया गया था, यानी ये कब आया था? देखिए मेरी बात को यहाँ पे सुनिएगा सभी लोग। सन 1975 में भारत में, भारत की बात, मैं यहाँ पे भारत नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत में समाजकारी शिक्षा का पहला यूजीसी समीक्षा समिति का जब गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसके बाद समाजकारी शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए द्वितीय यूजीसी पुनरीक्षण समिति गठित की गई, जो बेसिकली 1975 में किया गया था, है ना, 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको जो जाता है वो पहला वाला 1975 जाता है, सॉरी दूसरा वाला 1975 जाता है। तो पहले वाले की जब बात होती है तो पहला वाला यहाँ पर आता है, क्योंकि पुनरीक्षण समिति का गठन हुआ था 1960 में ही, तो प्रथम 1960 ही माना जाता है, 1960 माना जाता है। भारत में समाज कार्य शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और उसके मानक पाठ्यक्रम को सुलझाना एक प्रकार से, ठीक है, कैरिकुलम के आधार पे, तो उस पर बात हुई थी आप लोगों की। हम आपसे कहेंगे कि पहला 1960 और दूसरा 1975, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ देखो, भारत में समाजकारी शिक्षा की शुरुआत किस संस्थान ने की थी? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने किया था, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने, ठीक है, 1936 में किया था। और प्रथम पुनरीक्षण समिति 1960 में, द्वितीय यूजीसी पुनरीक्षण समिति 1975 में। और भारत में समाजकारी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य का मतलब था सामाजिक सुधार करना, समाज सेवा करना, ठीक है, यही था भारत में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का प्रारंभिक नाम जानते हो क्या था? प्रारंभिक नाम था उसका सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई, याद रहेगा, एक बार कंफर्म करिएगा ज़रूर, ताकि चीज़ें समझ में आए आपको भी और मुझे भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। जी सर। मनीषा क्लास में जुड़ी हुई हो क्या? कोई चीज़ मिस्टेक हुई है क्या मनीषा? नहीं सर, उसमें एसडीजी के गोल डाले हैं सर, कुछ नहीं बाकी। अच्छा, मैंने सोचा कि कोई मिस्टेक हो गया, आपने चेक करने के लिए मुझे डाला है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न बन जाए कि तृतीय समिति कब आई, पहला तो आपको पता हो गया, दूसरा पता हो गया 1975, तीसरा अगर पूछ लेता है तो आपको लगाना होगा 1980, ठीक है, तीसरा अगर पूछ लेता है परीक्षा में तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद हो गया, बाकी कुछ और भी प्रश्नों पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 58, थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं इन केस अगर आपको दिखाई ना दे क्लियर तो। प्रश्न कहता है आपसे ये कि
वह समूह निर्णयन विधि जिसमें व्यक्तिक सदस्य सुव्यवस्थित किंतु स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों को मिलाने के लिए आमने सामने मुलाकात करते हैं, वह है डैश, वह है डैश। ये सवाल आपके सामने। अब सुनिएगा आईएमपी सवाल, इसको भी करिएगा। हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल समूह प्रविधि। अब डेल्फी वगैरह विधि नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये बच्चे ने गलत जवाब दिया है, ठीक है, चूज ऑप्शन 4 किया है, आप इसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको डेल्फी प्रविधि बताता हूँ। देखो डेल्फी प्रविधि क्या होती है, इसमें ना विशेषज्ञ, अच्छा विशेषज्ञ कौन, आप, इसमें विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से प्रश्नावली के माध्यम से अपने विचार देता है, ठीक है, विचार दे, आमने सामने नहीं, अपने आइडियाज देता है। सवाल तो ये पूछा गया कि निर्णयों को मिलाने के लिए आमने सामने की मुलाकात, और ये आमने सामने की मुलाकात नहीं है डेल्फी प्रविधि, इसलिए पहला नहीं होगा, नोट करते रहिएगा साथ साथ में। दूसरा है रिस्की शिफ्ट। रिस्की शिफ्ट को जोखिमपूर्ण अंतरण भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में समूह ध्रुवीकरण भी बोला जाता है। समूह ध्रुवीकरण भी बोला जाता है, परीक्षा में ध्रुवीकरण भी आ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा इसका मतलब देखो नाम से स्पष्ट है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने कहा समूह ध्रुवीकरण। अच्छा समूह ध्रुवीकरण लिखूंगा तो आपको सीधा सीधा कहोगे कि सर ये तो ग्रुप से है, और बात सही है, ये समूह चर्चा है। समूह चर्चा से निर्णय अधिक चरम यानी अत्यधिक जोखिमपूर्ण और अत्यधिक सतर्क हो जाता है, इसलिए ये ग्रुप में लागू होता है। व्यक्तिक सदस्य में ये भी नहीं आता है। व्यक्तिक प्रश्न, व्यक्तिक सदस्य सुव्यवस्थित किंतु स्वतंत्र रूप से आमने सामने मिलाने के लिए यहाँ पर चीज़ें बेसिकली साक्षात्कार एक प्रकार से या इंटरव्यू एक प्रकार से हो रहा है, ठीक है। और एक आता है नॉमिनल समूह प्रविधि। नॉमिनल समूह प्रविधि, नॉमिनल समूह प्रविधि का मतलब इसमें सदस्य आमने सामने मिलते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने विचार निर्णय लिखते हैं, बाद में उन्हें मिलाकर समूह निर्णय की बात की जाती है। इसे नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहते हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में, ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको एक शब्द बताया था समूह ध्रुवीकरण, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मीनिंग वही है, रिस्की शिफ्ट या जोखिमपूर्ण अंतरण, बात वही है, ठीक है। इसे रिस्की शिफ्ट भी कहते हैं, समूह ध्रुवीकरण भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। यह व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को बेसिकली एक प्रकार से समानता संतुलित निर्णय है, लेकिन समूह में चर्चा के दौरान सदस्य एक दूसरे से प्रभावित होता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2 से मिलता जुलता। देखो यदि कोई व्यक्ति अकेले निवेश पर, यदि कोई व्यक्ति अकेले निवेश पर विचार कर रहा है तो वह सावधानी बरत सकता है, वो सावधानी बरत सकता है, ठीक है। लेकिन समूह में चर्चा के बाद पूरा समूह अधिक बड़े निवेश या जोखिम लेने के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर, तो हो सकता है वो ग्रुप निवेश कर सकता है, खर्च कर सकता है पैसे, ठीक है। तो हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल को लेकर, सामाजिक कल्याण की संकल्पना के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए अभी आपका धर्म में एक टॉपिक रह गया है, जब धर्म मतलब जल्द ही, देखो मैंने आप लोगों के लिए एक आज PDF भी शेयर किया है जहाँ बहुत ही बेसिक चीज़ें दिया है, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। कल मैं आपको धर्म की PDF भी भेज दूंगा आपके पास, कल मिल जाएगी आप लोगों को। अब सुनिएगा थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न का मीनिंग। तो प्रश्न कहता है सामाजिक कल्याण के आधार पे, अच्छा कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होना चाहिए, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका पॉइंट बताना चाहोगे भाई। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग बता भी दोगे इस प्रश्न को। सर ए और सी, ए और सी हो सकता है, ABC सेकंड ऑप्शन। ए और सर ए सी, सर 4 ए और बी। देखो मैं हाँ यहाँ पे ना आयोग ने ABC माना है और ABC सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अब सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। देखो जो ए लिखा हुआ है पुरुषार्थ, जीवन के 4 लक्ष्य हैं, आप जानते होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। इसमें धर्म और अर्थ सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए धर्म को लिया है। तो भाई जाहिर सी बात है सामाजिक कल्याण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो धर्म में मैंने कितने बताए लक्ष्य, 4 लक्ष्य बताए हैं, धर्म अर्थ
काम मोक्ष, तो काम मोक्ष का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है धर्म और अर्थ का। धर्म अर्थ सामाजिक कल्याण से कॉन्सेप्ट है, सामाजिक कल्याण से, और एक व्यापक दर्शन है ये, व्यापक दर्शन है ये। पॉइंट नंबर बी की बात करता हूँ, भक्ति धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग है ये, ठीक है, ये बात सत्य, जाहिर सी बात है, धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग है, तो इसका मतलब है कि ये सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ है। सवाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा गया है, सवाल पूछा गया कि संदर्भ में कौन सा सही है, तो पुरुषार्थ सही हो। और उसके बाद आता है भक्ति, सॉरी मैंने किसके बारे में बताया, पुरुषार्थ के बारे में बताया ना अभी आपको। पुरुषार्थ तो 4 होते हैं, पुरुषार्थ, जी सर, पुरुषार्थ ही बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, पुरुषार्थ बेसिकली क्या होते हैं, 4 होते हैं, और धर्म जो है आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो चीज़, भक्ति जो है बेसिकली धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, और जो धर्म जुड़ा हुआ है वो भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है न्याय, कर्तव्य और सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ABC सही है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर पारस्परिक समझौता क्या है। देखो मैं बताता हूँ, पारस्परिक समझौता ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, सोशल सिस्टम का हिस्सा है ये, लेकिन ये सामाजिक कल्याण की दार्शनिक संकल्पना नहीं है, सोशल सिस्टम कहिएगा आप, यहाँ पे नोट कर लो, सोशल सिस्टम है ये, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही चला जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, और ये अगेन आपको सम्मिलित करने से मिलाया गया है ना, और हम चाहेंगे कि भी आप इस प्रश्न को सही तरीके से तर्क करें और उसका फिर जवाब दें। जैसे एक तरफ फील्ड वर्क सीमा है, दूसरी तरफ फोकस क्षेत्र दिया गया है। अब देखो, सामूहिक सम्मेलन, ग्रुप कॉन्फ्रेंस अन्य के अनुभव से अधिगम की बात करेगा, यानी अन्य से आपको ये मिलाना होगा दूसरे वाले पॉइंट से, ठीक है, यानी लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और दूसरा फिर आता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, और इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब व्यक्तिगत सम्मेलन होता है, ये किसी व्यक्ति की अधिगम की बात करता है, लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका मतलब किसी व्यक्ति की अधिगम से, यानी पहले से मैच होता है। और एक आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब सीधा सीधा होता है अधिगम परिणामों की समग्रता, यानी चौथे से मूल्यांकन का मतलब होता है एक प्रकार से आप यहाँ कह लीजिए कि अधिगम के परिणाम, ठीक है, अधिगम के परिणामों की समानताओं पर आधारित है, यानी और आप बेसिकली रिजल्ट बेस्ड लर्निंग कह सकते हैं मूल्यांकन को। और जो रिकॉर्डिंग होता है वो रिकॉर्डिंग आपका मैच हो जाएगा संगठन और प्रतिबिंब और क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्शंस, एक्शंस, ऐसे शब्दों को ये प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। संगठन और प्रतिबिंब शब्द आता है रिकॉर्डिंग, संगठन, प्रतिबिंब और क्रिया शब्द आता है आपका बेसिकली रिकॉर्डिंग, और संगठन और प्रतिबिंब आता है मूल्यांकन, यानी ये आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि तीसरे का चौथा और जो डी है डी का तीसरा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब सही विकल्प ढूंढते हैं हम लोग कि 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 2 1 4 3 आप देखिए पॉइंट नंबर 4 वाला विकल्प ये आपका सही मैच हो रहा है, ठीक है, ये वाला विकल्प आपका सही चला जाएगा, ठीक है भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। हम चाहेंगे कि इस सवाल के बारे में आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु विश्लेषण है, मतलब कंटेस्ट एक प्रकार का एनालिसिस है, और उस एनालिसिस की हानियाँ कौन सी हैं, लाभ नहीं हानियाँ पूछा है। लिमिटेशन, हानियाँ का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लिमिटेशंस। देखो इसमें ना मैं आपसे कहूँगा कि अगर विकल्प में बी वाला ऑप्शन, जिसे अगर इस प्रश्न का एक तो कोडिंग मैनुअल का पार्ट बनेगा, ठीक है,
एंड दूसरा आपका क्यों वाले प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित करने में कठिनाई का होना, ये बनेगा। यह हानियाँ हैं, यह हानियाँ हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर आपको लचीलापन भी बताऊँगा। देखिए क्या कितनी बार जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है लेकिन क्यों तक सीमित हो जाता है। तो क्यों वाले प्रश्नों तक उत्तर सुनिश्चित करने में कठिनाई होता है क्योंकि ये सीमित हो जाता है विषय वस्तु में, है ना, विषय वस्तु में। जबकि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं जैसे पहले वाले ऑप्शन में पाठ्य और दृश्य सामग्री दोनों संबंधित हो, तो यह तो एक फायदे वाली बात है। जहां मान लीजिए सुनो, जैसे पाठ्य बातें हो, रीडिंग वाली बात हो, साथ ही साथ दृश्य सामग्री भी चीज़ें हो, तो वह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है। और देखो कोडिंग मैनुअल की बात करता हूँ, कोडिंग मैनुअल बनाना संभव ना होना, कोडिंग बेसिकली नियमावली वर्सेस संभव और आवश्यकताएं बेसिकली वहाँ पर बेस्ड बन जाती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेगेटिव पार्ट बनता है, और नेगेटिव पार्ट आपकी हानियाँ कहलाती है। लचीलापन भी मुझे लग रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी भी, क्योंकि शोधकर्ता की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लचीलेपन में अलग अलग हो सकती है। अपना शोध आप कर रहे हो तो आपका रिसर्च अलग हो सकता है, वो भी अलग हो सकता है। अगर किसी ऑप्शन में 61 का बी, सी और डी होता तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन अब बी को यहाँ पे रखा नहीं गया है, बी मतलब सेकंड को रखा नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप यहाँ पे हटाएं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कोई आप काम करवा रहे हो बच्चे को आप A to Z पढ़ा रहे हो, अब इन केस मान लीजिए कोई बच्चा है हाइपर एक्टिविटी करने लगा, अब आपने जो टेक्निक लगाकर A to Z पढ़ा रहे हो, आप तुरंत दूसरी टेक्निक, त्वरित आपने दूसरा टेक्निक लगाकर आपने उसकी समस्या का समाधान किया, और यानी हाइपर एक्टिविटी उसको कम कर दिया। तो ये था, वजह क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहीं कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव पार्ट बन जाता है इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। निगेटिव किस तरीके से बन सकता है, निगेटिव इस तरीके से बन सकता है कि जैसे कि मैंने भी रिसर्च किया, आपने भी रिसर्च किया, ठीक है, आपने रिसर्च किया, तो आप जब रिसर्च करते हैं, बदलाव करते हो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे, तो आपका नया चीज़ें या दूसरी चीज़ें निकल के आ जाती है। और वैसे जब मैं करता हूँ कोई चीज़ तो मैं दूसरा निकाल देता हूँ, तो दोनों जब इस तरीके से चीज़ें होंगी तो सिमिलर मैच नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हानियों के रूप में भी देखा जा सकता है। तो मेरी राय है कि अगर इन केस अगर मान लीजिए इस तरीके के तीनों पॉइंट आते हैं तो सी को लगाइएगा, अन्यथा जब नहीं आ रहा है तो आप तीसरे और चौथे को रख के चलिएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही है नेगेटिव में, ठीक है, ये तो तीसरा चौथा ऑलरेडी नेगेटिव तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में होता और एक पॉइंट तो वहाँ पे आप कर सकते थे। बट बातें जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिसर्च के पार्ट में वो चीज़ें अलग अलग बन सकती हैं। तो सी और डी इसका सही होगा, ऑप्शन चला जाएगा 4 वाला सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, एकल स्थानिक केंद्र योजना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, ये मैं पढ़ा चुका हूँ यूनिट नंबर 10 में, आपको ये पता होना चाहिए, मैं ये पढ़ा चुका हूँ सेंटर स्कीम, ठीक है। निर्भया फंड। हाँ, यहाँ यदि आपने कहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है तो मैं भी आपसे कहूँगा सही है। तो मेरी एक बात सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं के विरुद्ध ना हिंसा के मामलों में एकीकृत सहायता सेवा प्रदान करता है, ठीक है। पहली बात महिला से संबंधित है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब इसी का वित्त पोषण है निर्भया फंड, इसी का वित्त पोषण है। देखो शुरू किया गया 2015 में वन स्टॉप सेंटर स्कीम वाला, और इसी से संबंधित है वित्त पोषण निर्भया फंड, ठीक है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है कि निर्भया फंड कब लाया गया, है ना, ये बात इम्पोर्टेंट है। 2012 में। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि एकल स्थानिक केंद्र योजना 2015 में लाया गया है, ठीक है, यहाँ पे बात को समझना है। तो यहाँ निर्भया फंड के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, साल 2013, याद रखिएगा, साल 2013 में इसे निर्भया फंड को एक वितरण करके एक नाम दिया गया था। हालांकि दिल्ली में दिसंबर 2012 में कुविख्यात निर्भया गैंगरेप घटना के बाद भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
सशक्त पहल के रूप में इस फंड की घोषणा की थी 2012 में। अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सहायता, सुरक्षा, पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन या डिपार्टमेंट था, 2013 में बेसिकली लाया गया, ना कि 2012 में। ठीक है मैडम, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। अब देखो यहाँ आपने एक नाम सुना है जैसे WHO का नाम है यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में 7 अप्रैल को। अच्छा, 7 अप्रैल को जानते हो क्या मनाया जाता है मैडम? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि नहीं? ये तो पता होना चाहिए था आपको। अब सुनिए, इसका मुख्यालय जिनेवा है। अच्छा, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को एक पोस्टर भेजा था जिसका मुख्यालय को लेकर, यदि आपने देखा है तो नहीं देखा है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जी PDF सर। में मैंने डाल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये जानते हैं रोगों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन करता है, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान करता है कि नहीं? पोलियो उन्मूलन, मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम, कोविड-19 वैश्विक प्रतिक्रिया पे इत्यादि जगहों पर अपना एक पॉजिटिव रोल देता है ये। और ये बात सत्य है, अपना पॉजिटिव रोल देता भी है और अच्छी बात है। ठीक उसी प्रकार से एक UNO है। UNO के बारे में मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम करता है, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक समस्या के में मदद करता है ये। और मैं आपको बता दूं, UNO के कुल कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। कितने अंग है? परीक्षा में बनता है तो 5 अंग हैं। और 5 अंग का नाम, पहला है महासभा, जनरल असेंबली इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 5वां है सचिवालय यानी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपको 5 अंग भी याद रखना होगा इसके अंतर्गत, है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे सामने एक और शब्द आता है सर 2 और बता दीजिए लास्ट वाले। 2। तो सुनिए, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट वाला है सचिवालय। अब देखिए, एक PM फंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल भी प्रश्न बना देता है। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड है ये, है ना? एक प्रकार से इसके PM केयर्स फंड भी कहा जाता है इसी को, प्रधानमंत्री कोष इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान। ठीक है, 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा आपातकालीन परिस्थिति के लिए राहत दिलाना या उसकी सहायता प्रदान करने के लिए था। व्यक्तिगत दान देना या कॉरपोरेट या कोई भी नागरिक दानदाता हो सकता है। तो यह एक सार्वजनिक कोष है। कोष का मतलब फंड है, जिसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। विशेषकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है PM फंड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2020 में आया था और इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो इन शॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, सही विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का? पहला ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में अगर आप आओगे तो आपके सामने देखो एक सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा कि भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42। बिल्कुल, थर्ड। ये तो बड़ा आसान था, आपने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंतर्गत मैं 2-3 बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको पता होगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत ए में जोड़ा गया है। 4A, भाग 4 का ए में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बेसिकली लाया गया था। और ये संशोधन जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के तहत आपातकाल के समय लाया गया था। ये बात प्रश्न बन सकता है भाई किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल पे।
नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उनको जागरूक करने की बात कही गई है इसमें, है ना। तो हम चाहेंगे कि इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। इन केस यदि कोई प्रश्न बनता है आगामी परीक्षा में, तो जानते हो सवाल कैसे बनाएगा? सवाल बनाएगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में शामिल है, तो पार्ट 4 का ए में बताइएगा। आपसे कहेगा कि मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो आप ये बताइएगा कि कर्तव्यों को नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता करना या उनको जागरूक करना। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से ये कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, तो क्या बताओगे आप? 11। क्लियर है? 11। 10। अरे मूल रूप से 10 है मैम, ये तो जो संशोधन हुआ है तो अब 11 कर दिए गए हैं, है ना। कितने कर दिए गए हैं? ठीक 11 है। कर दिए गए। मूल रूप से 10 है, याद रखिएगा। मूल रूप, मैंने जो शब्द बताया है मूल, ये बात याद रखिएगा, मूल शब्द। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि आप हो सकता है इसके बारे में ना पढ़े हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखो, एक नाम है क्लेन के द्वारा प्रस्तावित समूह कार्य का निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। और ये नोट आपको मिलेगा कहाँ पे? हालांकि मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है, ऐसी बात नहीं है। ये नोट आपको मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी MSW की बुक में, जो ग्रुप वर्क की बुक है, ठीक, उस बुक में मिलेगा ये नोट, और किसी जगह पे नहीं मिलेगा, और किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये टकमैन विथ क्लेन का नाम है, एक क्लेन का नाम है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इन्होंने समूह कार्य की कुछ अवस्था बताया कि भाई सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कौन कौन से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले आता है अभिविन्यास। अभिविन्यास को बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते कि अभिविन्यास होता क्या है, बहुत ट्रेडिशनल शब्द यूज़ किया है। अरे भाई, अभिविन्यास को ओरिएंटेशन कहते हैं, है ना। अभिविन्यास को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। अच्छा आप बताओ, ओरिएंटेशन जानते नहीं हो क्या? अरे भाई, एक होता है और एक आपका समवर्ती दौरा। आपने अगर MSW पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि एक जी सर। 5 NGO में आप लोग किए होंगे। फिर इनमें से एक NGO पर आप जब ने 45 दिन या 35 दिन या 30 दिन आपने जो भी काम किया होगा उसको कंकरेंट विजिट कहे होंगे, या तो आप उसे समवर्ती दौरा बोले होंगे, है ना, ऐसे करके। तो ये अभिविन्यास का मतलब है कि शुरुआती दौर यानी अनुकूलन। पहले शुरुआत हो रहा था अनुकूलन दौरा से ही, हालांकि पहले उससे पहले इंडेक्स मीटिंग आती है। अब इस प्रश्न में इंडेक्स मीटिंग वगैरह तो है नहीं लिखा हुआ, तो हमें इंडेक्स मीटिंग क्यों सोचे, हमें तो ओरिएंटेशन सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन आता है, देन उसके बाद आपका आता है प्रतिरोध। अच्छा, ओरिएंटेशन का मतलब बता देता हूँ। प्रारंभिक चरण होता है, सदस्यों की पहचान की जाती है, उद्देश्यों को समझा जाता है, ठीक है। पहले वाले में सेम बातें जो MSW आपने अनुकूलन दौरा में किया, वही बातें आपको यहाँ पे सोचना था। दूसरा है रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। समूह में ना मतभेद और संघर्ष उत्पन्न होता है। दूसरे पॉइंट पर समूह में मतभेद और संघर्ष उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्लेन के द्वारा बताया गया अवस्था है, उसकी आइडेंटिफाई होती है। और फिर उसके बाद आपका पराक्रमण होता है। पराक्रमण का मतलब होता है ट्रांसेशंस, एक प्रकार से। मतलब ट्रांसेशंस का मतलब क्या होता है कि संघर्ष का समाधान और सामूहिक व्यवहार का विकास करना। मतलब संघर्ष जो संघर्ष मिला आपका प्रतिरोध में, यानी डी वाले पर, जो दूसरा पॉइंट बता रहा था मैं आपको। पहले तो सी है, दूसरे में डी है। तो जो प्रतिरोध में संघर्ष मिला है उसी का समाधान हो रहा है पराक्रमण में, यानी बी में। और लास्ट में आता है आत्मीयता, कोहेंसन कहते हैं इसको, आत्मीयता को। अफेक्शंस भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। मतलब समूह में सहकार्य, विश्वास और कोऑर्डिनेशन का विकास होता है, इसका मतलब होता है आत्मीयता। इसका मतलब होता है आत्मीयता। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सही विकल्प के रूप में आपका जाना चाहिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। अब सुनिए, परीक्षा में सवाल पूछेगा कैसे, अगर इन केस इसके अलावा सवाल बनाता तो कैसे बनाएगा। तो सुनो, सवाल कहेगा क्लेन के द्वारा प्रस्तावित समूह कार्य की प्रारंभिक अवस्था का नाम बताइए। प्रारंभिक अवस्था तो क्या बोलोगे? अभिविन्यास, यानी सी। सुनते जाइए। समूह में मतभेद और संघर्ष उत्पन्न होने वाली अवस्था को
क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे सवाल बनेगा। कहेगा समूह कार्य की उस अवस्था में सदस्य विश्वास और सहयोग विकसित करता, तो उसको क्या कहोगे? उसे बोलोगे आत्मीयता, यानी ए। टकमैन के अनुसार समूह विकास के चरण कितने बताए गए हैं? टकमैन के अनुसार, तो टकमैन ने बताए थे 5 और क्लेन ने बताए हैं 4। ठीक है, टकमैन के 5 कौन कौन से जानते हो? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। याद रखिएगा। क्लियर है? बताइए। हिंदी में थोड़ा सा ये तो मैं इसकी क्लास लूंगा आप लोगों को, तो मैं बता रहा यहाँ पे फॉर्मिंग नहीं तो इंग्लिश में आएगा सर, हिंदी में नहीं इंग्लिश में आएगा। फॉर्मिंग मैं नोट कर दूं क्या? अगर कहोगे तो नोट भी कर सर दूंगा। इसका नोट, इसका नोट मतलब क्या कह रहे हो आप सर? इसका नोट सर आप प्रोवाइड किए, करेंगे। इसका नोट सर अभी प्रोवाइड टॉपिक आएगा जब ग्रुप करा दिए हैं और सर फॉर्म। हाँ, कुछ पुराने वाले जो बच्चे होंगे उनको करवा दिया है, लेकिन अभी नए वाले बच्चों को नया सेशन दिसंबर के लिए नहीं मिला है। जब ग्रुप वर्क आएगा तो आपको करवाऊँ, क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है यूनिट नंबर 2 चल रहा है यूजीसी नेट के सिलेबस में। अभी तक आपका कंप्लीट है, यूनिट नंबर 10 कंप्लीट है, रन पे चल रहा है यूनिट नंबर 2। ठीक है, जब ग्रुप वर्क आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और चौथा आता है आपका परफॉर्मिंग। बाकी पुराने बच्चों को मिला होगा। और एक होता है एडजॉर्मिंग, मैंने लिख दिया है, अब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर किसके अनुसार ये 5 है? ट्रैक में? टकमैन। टक में, ओके। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं। और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा जीर्ण का नाम, है ना? आपने नाम सुना होगा जीर्ण का नाम। जीर्ण ने सामाजिक सामर्थ्य और ब्रेकडाउन मॉडल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, है ना? आरोही क्रम में बेसिकली इसको क्या करना था? व्यवस्थित करना था। आरोही का मतलब पता है? असेंडिंग ऑर्डर। अब सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्या आता है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपका बनेगा सामाजिक सक्षमता और अक्षमता। जीर्ण का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे एजिंग शब्द है, एक आपने सुना होगा, एजिंग यूजीसी नेट के सिलेबस में है, यूनिट नंबर शायद आई थिंक 9 में। जरण ना सर? हाँ, जरण, उसको जीर्ण कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका सी वाला पॉइंट, सामाजिक सक्षमता और अक्षमता। अभी बता दूंगा इसके बारे में। फिर आता है उसके बाद दूसरे नंबर पर ए भूमिका क्षति, सामाजिक संविदा की क्षति और निश्चलता। फिर आता है तीसरे नंबर पर आपका आत्म नामपत्र, जो आश्रित या अशक्त और अक्षय के रूप में वृद्ध लोगों को रूढ़ी परक छवि से प्रतिबिंब करता है, यानी बी। फिर आता है आपका डी वाला, नकारात्मक रूप से विचार करना और उस पर निर्भर होना, ये आपका आता है। हालांकि यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये मैंने आपको बताया है, ये स्टेप, ये कौन से स्टेप हैं? ये जीर्ण के सामाजिक सामर्थ्य या ब्रेकडाउन मॉडल के हैं। ये ब्रेकडाउन मॉडल के हैं। अब ब्रेकडाउन मॉडल को हमें सही क्रम में दर्शाने के लिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा है भूमिका क्षति। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर हमारे सामने लिखा गया है यहाँ पर आत्म नाम पत्र, और तीसरे पे लिखा गया है कि सामाजिक सक्षमता और अक्षमता। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सामाजिक सक्षमता और अक्षमता क्या होता है। ये जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा हुआ है, सोशल कंपेटेंसी लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति की वह क्षमता जो उसे सकारात्मक और प्रभावी ढंग से सामाजिक संबंध बनाने, निभाने और समन्वय स्थापित करने में सक्षम बनाती है, उसको कहते हैं ये। दूसरों के साथ सहयोग करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, सामाजिक नियमों मानदंडों का पालन करना, प्रभावी संचार में भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना, वो पार्ट इसके अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है भूमिका क्षति। भूमिका क्षति का मतलब सिंपल है कि ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्व में निभाई गई सामाजिक भूमिका को पूरी तरह से खो देता है, मतलब क्षति हो जाती है ना, खो देता है। तो इसमें एक शब्द है निश्चलता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कम हो, निश्चलता बोलते हैं, है कि नहीं? सामाजिक संविदा की कमी होती है, व्यक्ति अपने सामाजिक नेटवर्क और कर्तव्यों से अलग हो जाता है। जैसे देखो, एक टीचर
कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका फिर वहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। रिटायर्ड होने के बाद क्या हो जाती है, भूमिका समाप्त हो जाती है ना, यस या नो, बोलो। जी सर। तो जाहिर सी बात है उसको बोलोगे ना, भूमिका क्षति हो गई। भाई आप अगर टीचर बन जाओगे तो 60 साल के बाद आपकी उम्र हो जाएगी तो आप रिटायर्ड हो जाओगे, तो फिर वो भूमिका क्षति हो जाएगी आपकी। किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका का खोना, दैट मीन्स आप कह सकते हो रोल इम्पेयरमेंट या सामाजिक क्षति। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे पे, तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो रूढ़ि परक छवि है एक प्रकार से। अच्छा, आत्म नाम पत्र जो बेसिकली आश्रित या अशक्त या अक्षय के रूप में वृद्ध लोगों को रूढ़ि परक छवि बनाती है। मतलब ये उस प्रक्रिया या स्थिति को दर्शाता है जिसमें वृद्ध व्यक्ति अपने आप को पहचानता है और यह पहचान उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं के अनुसार बदल जाती है ना, बदल जाती है, समझे। जिसे मान लो मैं एक बात बताता हूँ, 70 साल या 70 वर्षीय व्यक्ति जो अपने परिवार और समुदाय में सक्रिय योगदान देता है तो वो अतिष्ठ, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो भाई बहुत ही सशक्त है, बहुत ही एक्टिव है। या आप ये कह लिए कि 70 साल का व्यक्ति अगर अपने परिवार पर आश्रित हो गया तो वो उसका मतलब आश्रित है। अब 70 वर्ष का व्यक्ति अगर मैं आपसे ये कहता कि कमज़ोर होकर वो किसी अन्य पर निर्भर है तो जाहिर सी बात है वो किसी पर निर्भर हो गया। सीमित क्षमता या बावजूद मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्थिर है तो उसका मतलब वो अक्षय हो गया, ठीक है। स्थिर है मतलब सामाजिक पर ही, मानसिक पर भी, तो वो स्थिर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इसके आधार पे नकारात्मक रूप से विचार करना और निर्भर होना, ये एक पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, अगर मैं आपसे कहूँ नकारात्मक रूप से विचार कर रहा है ना, ये व्यक्ति सामाजिक व्यक्तिगत परिस्थिति में नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है, अन्य लोगों पर अत्यधिक निर्भर है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। तो ये क्रम सीक्वेंस दिया गया है, इसको ब्रेक डाउन मॉडल बनाया गया सवाल है। इसमें ये सवाल किसी किताब में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, ये केवल सवाल बनाए गए हैं बन से कि जीर्ण के सामाजिक सामर्थ्य ब्रेक डाउन को आरोही क्रम में दर्शाने का यही तरीका है, CABD, ठीक है। तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। और इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए भाई, सेकंड ऑप्शन जाएगा ना, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये आगे हम बात करेंगे और भी प्रश्नों पर, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रश्न सभी लोग समझे भी होंगे अच्छे से। तरीके से मैं और सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो सर, इस बार का पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो अच्छा हाँ, कोई अगर डाउट है इन प्रश्नों को लेकर या कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। सर SDG के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा जानना था सर। तो वो SDG सर आपकी क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो मैं आपको जानना है तो वो तो आपके सिलेबस में है, वो करवाऊंगा। लेकिन यहाँ अगर आपको बता दूं कि SDG बेसिकली 2015 से लाया गया है, 2030 तक चलाया जाएगा, और इसमें कुल टोटल 17 गोल्स रखे गए हैं। और ये बेसिकली वो गोल्स रखे गए हैं SDG के अंतर्गत जो बेसिकली सार्वभौमिकता की बात कही जाएगी। सार्वभौमिकता का मतलब सिंपल होता है कि जहाँ दुनिया में गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय संकट को कम किया जाएगा, ठीक है, ये इसका टारगेट होगा। समझ रहे हैं आप? जलवायु परिवर्तन होगा, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा होगी, लैंगिक समानता को बढ़ावा दी जाएगी, गरीबी भुखमरी को समाप्त किया जाएगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाएगी, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान बनाने की बात कही जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही जाएगी। ये SDG के अंतर्गत कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, ठीक है। बर्टलैंड एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, और उसी के तहत बेसिकली ये सारी चीज़ें आयोग वगैरह बनाए गए जहाँ पर SDG पर सार्वभौमिकता की तरीके से बात की गई है। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं ब्रीफ में चर्चा करूँगा क्लास में। यहाँ मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर कोई डाउट है किसी प्रश्न के प्रति तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न जो लगा है कंफ्यूज कर रहा हो, आपको प्रॉब्लम कर रहा हो चीज़ों को, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, यानी डाउट नहीं है, तो फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में, और कल होगा आपका टॉपिक, ठीक है जी, बताइए सर। मैं